प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। आज एक बहुत अहम इजलास पाकिस्तान की कौमी सियासत का जो कौमी क़यादत है उसका हुआ है। पाकिस्तान के अहम तरीन सियासतदान चारों वज़राए आला इसमें शरीक हुए और सदर मुमलिकत की ज़ेर सदारत ये इजलास हुआ। वज़ीर आज़म भी उसमें शरीक थे और उसमें फ़ैसला हुआ है कि जो सूबों की रिकमेंडेशन थी कि स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया जाए, जो वफाक की रिकमेंडेशन थी उस पर सूबों ने इख्तिलाफ़ किया उससे, और सूबों की दरख्वास्त पर इस पर अमल दरामद नहीं हो सका। कल इस पर एक ड्राफ्ट सा हमारे सामने आया था, डिजिटल मीडिया पर गर्दिश कर रहा था, अगर जो उसको फेक न्यूज़ कहा गया, लेकिन मैंने एक मिनिस्टर साहब से कल ये पूछा तो उन्होंने कहा कि ये फेक नहीं है, ये तजावीज़ हैं और इस पर गौर किया जाएगा, और आज के इजलास में इस पर गौर किया गया। लेकिन बहरहाल जो सूबाई क़यादतें थीं चारों वज़राए आला, उन्होंने दरख्वास्त की कि स्मार्ट लॉकडाउन ना लगाया जाए और यही फैसला हुआ कि स्मार्ट लॉकडाउन फिर नहीं लगाया गया। कई अहम और फैसले भी इसमें किए गए हैं, लेकिन जो एक बड़ा मंजरनामा है उसको अगर हम देखें तो कल एक बहुत ही अहम इजलास इस्लामाबाद में हुआ है। ये 3 अहम ममालिक और चौथा पाकिस्तान, 4 अहम ममालिक के वज़राए ख़ारजा का इजलास था, जिसमें तुर्किया, मिस्र, सऊदी अरब के वज़राए ख़ारजा शरीक हुए और इसमें जो जंग के जल्द और मुस्तकिल ख़ात्मे के लिए मुमकिन जो ऑप्शंस हैं, जो तरीके हैं, उस पर गौर किया गया और रास्ता ढूंढने की कोशिश की गई कि कैसे इस जंग को ख़त्म कराया जा सकता है, कैसे जल्द अज जल्द ये जंग समेटी जा सकती है। इसके लिए ईरान क्या कुछ कर सकता है, अमेरिका से क्या कहा जा सकता है, तो इस पर तफसीली गौर गौस किया गया। ये पाकिस्तान के लिए बड़ी अहमियत की हामिल एक मीटिंग थी, इस हवाले से भी कि दुनिया भर में पाकिस्तान की कोशिशों को भी सराहा गया है कि किस तरह से पाकिस्तान जंग के खात्मे के लिए और ख़ित्ते में क़याम अमन के लिए अपनी खिदमात पेश कर रहा है, और किस तरह से पाकिस्तान चाहता है कि वो सालिसी का किरदार अदा करे, और दोस्त ममालिक किस तरह से ऑन बोर्ड हैं और वो इन कोशिशों की हिमायत कर रहे हैं। तो एक तो ख़ित्ते के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट था इस मीटिंग का होना, और दूसरा पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के इमेज के लिए और पाकिस्तान की कामयाब खारजा पॉलिसी के हवाले से भी इसमें काफ़ी मुस्बत पैगामात मौजूद थे। इसके अलावा हम डोनाल्ड ट्रंप की धमकियां भी देख रहे हैं, मज़ीद अमरीकी फ़ौजियों का ख़ित्ते में उनका अराइवल भी देख रहे हैं। इसके अलावा कुछ वॉल स्ट्रीट जर्नल्स की रिपोर्ट और कुछ और जो मीडिया के इदारे हैं वो कुछ इस जंग के हवाले से रिपोर्टें जारी कर रहे हैं। ख़ास तौर पर एक खदशा जो जाहिर किया गया है वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में, कहा गया है कि अमेरिका फ़ौजी ऑपरेशन कर सकता है, ग्राउंड ऑपरेशन कर सकता है, वहाँ पर जो 1000 पाउंड वज़नी यूरेनियम जो अफजुदा हो चुका है उसको निकालने के लिए बूट्स ऑन ग्राउंड जा सकते हैं। तो अमेरिका में क्या हो रहा है, पाकिस्तान क्या कोशिशें कर रहा है और इस वक्त खत्ते की सूरत हाल क्या है, इन तमाम चीज़ों पे हम बात करेंगे प्रोग्राम में। मेरे साथ आज के प्रोग्राम में जनरल जाहिद महमूद साहब मौजूद हैं। जनरल साहब बहुत शुक्रिया, आपको खुशामदीद कहते हैं। और असद हसन साहब मेरे साथ मौजूद हैं। असद हसन साहब आप सीनियर सहाफ़ी हैं, वाशिंगटन से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। नगमाना हाशमी साहब हमें ज्वाइन करेंगे। आप सबको हम खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले मैं आपको जो कल हमारा इस्लामाबाद में एक इजलास हुआ है वो बड़ा इंपॉर्टेंट इजलास था, जैसे कि मैंने शुरू में भी कहा, यहीं से डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। जनरल जाहिद महमूद साहब, आप कैसे देख रहे हैं जो पाकिस्तान ये कोशिशें कर रहा है, मुसलसल कर रहा है, और कल बाकी 3 बड़े ममालिक के वज़राए ख़ारजा भी इस्लामाबाद में मौजूद थे और एक बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई है। अगरचे अभी कोई वाज़ेह तौर पर नतीजा बरामद नहीं हुआ, लेकिन इन कोशिशों को होना अपने तौर पर इंपॉर्टेंस का हामिल है। तो आप कैसे देख रहे हैं इसे? देखिए असद, हमारी लाइफ टाइम में तो ये आई थिंक दिस इज द बिगेस्ट इवेंट जहाँ पे पाकिस्तान एक 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 नेट एक रोल अदा कर रहा है, और पाकिस्तान का इतना बड़ा रोल हमने अपनी लाइफ टाइम में पहले कभी भी नहीं देखा किसी भी कॉन्टेक्स्ट में। उसकी वजह यह है कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, दिस इज नॉट एन ऑर्डिनरी कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन यूनाइटेड स्टेट्स एंड ईरान, और ऑफ कोर्स विद दैट स्पॉइलर बिहाइंड यूनाइटेड स्टेट इजराइल जिसका नाम है, क्योंकि वहां पे तो एक आइडियोलॉजिकल हेट बेस्ड एप्लीकेशन के ऊपर ये वॉर लड़ी जा रही है। इसका मतलब ये क्लैश ऑफ आइडियोलॉजीज है, क्लैश ऑफ ह्यूज करेक्टर्स है। तो और ये ऐसा क्लैश है जिसकी वजह से एवरी इंडिविजुअल ऑन दिस यूनिवर्स इज इम्पैक्टेड, सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल हर डोमेन के अंदर वो इम्पैक्ट हो रहा है। अब ऐसे कॉन्फ्लिक्ट की मिटिगेशन के लिए अगर पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह बाय देयर ओन कैरेक्टर, करेज एंड नेशनल रिजॉल्व जो उन्होंने मार के हक में दिखाई, और उसके बाद जो नोशन ऑफ विक्ट्री लिखा गया हमारी उस वॉर के बाद, उसके बाद जो पाकिस्तान को रोल मिला है, ये वही पाकिस्तान है जिसको आइसोलेट किया जा रहा था, ये वही पाकिस्तान है जिसका
कोई नाम नहीं लेना चाह रहा था, ये वही पाकिस्तान है जिसके खिलाफ एक रेड सिंडिकेट पूरी एप्लीकेशन हुई थी। वो आज पूरी दुनिया के हर शख्स के लिए अमन के लिए एक एफर्ट कर रहा है। इसकी अप्रूवल उसकी हुई हुई है, उसको एंडोर्समेंट की है, ईरान भी उसको एंडोर्स कर रहा है, अमेरिका भी इसके रोल को एंडोर्स कर रहा है, और हमारे फ्रेंड्स सारे इसको एंडोर्स कर रहे हैं। और ये जो कल मीटिंग हुई है, ये रिफ्लेक्शन है उस नए पाकिस्तान की, और पाकिस्तान अकेला नहीं है इस एफर्ट में। वी मस्ट अप्रिशिएट अदर कैरेक्टर्स ऑल्सो, जो नेशंस हैं वो इस पे पार्टिसिपेट कर रही हैं। वो समझती हैं कि ये पूरी दुनिया को इसने इम्पेक्ट किया हुआ, और वो अपना हिस्सा डालना चाहते हैं इसकी मिटिगेशन में। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के जो हमारे इदारे हैं, या जो ऑर्डर है दुनिया का, वो इतना डिसऑर्डरली हुआ है। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के इदारे इतने डिसफंक्शनल हुए हैं कि पाकिस्तान का ये रोल अब इन इदारों का भी एक रोल समझ ले, या उनकी एब्सेंस में ये रोल अदा किया जा रहा है। आई थिंक इट्स अ ह्यूज रोल। बस इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला इसमें कामयाबी दे, और पाकिस्तान बड़ी सिंसियरिटी, लॉयल्टी के साथ ये रोल आगे लेकर चल रहा है। जी ठीक है, बिल्कुल सही है। असद साहब, जैसे कि जन साहब भी कह रहे थे कि इस पर कि बहुत सारे ममालिक की हिमायत हासिल है, वाशिंगटन पाकिस्तान की कोशिशों को किस तरह से देख रहा है, और क्या तवक्को रखता है इन कोशिशों से और पाकिस्तान से और इन टॉक्स से जो कल पाकिस्तान में हुई हैं? वाशिंगटन की क्या एक्सपेक्टेशंस है? बहुत शुक्रिया असद। आई बिलीव कि वाशिंगटन मीन प्रेसिडेंट ट्रंप वो बहुत काउंट कर रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप की ये ख्वाहिश है, बाई हुक और बाई क्रोक वो ये चाहते हैं कि ये जंग किसी इख्तिताम को पहुंचे, क्योंकि इसकी बहुत बड़ी ना सिर्फ एक फाइनेंशियल कास्ट बल्कि एक पोलिटिकल कास्ट जो है वो उनको और उनकी पार्टी को देना पड़ रही है और पड़ सकती है। उनकी पार्टी के अंदर, रिपब्लिकन पार्टी के अंदर जो है वो कंसर्न सामने आ रही हैं नवंबर के इलेक्शन के बैकड्रॉप में। ये भी जरूर कहा जा रहा है कि यहाँ पे आपको मालूम है कि पहले जो रिपब्लिकन वोटर है, रजिस्टर्ड वोटर है, वो किसी डेमोक्रेट को जाके शायद ही वोट दे, लेकिन अगर वो घर भी बैठ गया तो उसका नतीजा जो है वो हाउसेस, दोनों हाउसेस के ऊपर जो कंट्रोल है वो लूज करने की शक्ल में आ सकता है। तो प्रेसिडेंट ट्रंप, उनका प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का ट्वीट रीशेयर करना और फिर ईरान को और ये क्लेम करना कि हमारी हाई लेवल के ऊपर इंगेजमेंट जारी है। तो अभी तक सिवाय इस्लामाबाद के इनिशिएटिव के, सिवाय पाकिस्तान के, और कोई किसी लेवल पे तो हमें इंगेजमेंट नज़र नहीं आती। पाकिस्तान ने अपने तौर पे जो ये इनिशिएटिव लिया है उसमें उनको एंडोर्समेंट ज़रूर है और ख्वाहिश ज़रूर है, और पाकिस्तान ज़ाहिर यही कर सकता है, क्योंकि पाकिस्तान की अपनी भी बड़ी एक मुश्किल सिचुएशन है, बड़ी एक पेचीदा है। अगर हम उसको समाजी मजहबी पैराए में देखें तो पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है कि उस रीजन के अंदर पीस हो, तमाम दुनिया के लिए इनफैक्ट बहुत ज़रूरी है। इस वक्त जितनी इंटीग्रेटेड वर्ल्ड है, हमने 1 महीने की जंग के नतायज जो है वो यहाँ पे वर्जीनिया में, वाशिंगटन में बैठ के भी फील कर लिए हैं। सो जो बंदा इस्लामाबाद में बैठा है, आप पाकिस्तान में हैं, आप मुझसे ज़्यादा इसकी हीट फील कर रहे हैं, हालांकि पाकिस्तान कोई बराह रास्त उसका फरीक नहीं है। लेकिन अगर ये जंग एस्केलेट होती है तो ये खतरात भी अपनी जगह पे मौजूद होंगे कि पाकिस्तान को और इस्लामाबाद को एक वाज़ेह पोजीशन लेना पड़ेगी। तो उसमें फिर किसी ना किसी तौर पाकिस्तान जो है वो इम्प्लीकेट हो जाता है, और पाकिस्तान की लीडरशिप इस वक्त, मिलिट्री लीडरशिप हो, पॉलिटिकल लीडरशिप हो, वाइजली उनकी ये कोशिश है कि पाकिस्तान का इसमें अगर कोई किरदार हो तो वो मीडिएशन का हो, और इसको एक्नॉलेज किया जा रहा है। अच्छा, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, वाशिंगटन के अंदर भी इसको एक्नॉलेज किया जा रहा है, अच्छी बात है। और विश देम लक, लेकिन साथ साथ कंसर्न्स भी ये हैं। मैं अभी एक रिपोर्ट देख रहा था थिंक टैंक्स की कि इस्लामाबाद ने एक बड़ा टास्क अपने ज़िम्मे लिया है, बट ये बहुत चैलेंजिंग है। उसकी वजह यह है कि आज भी आप देखें कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो क्लेम किया है कि हमारी बड़ी हाई लेवल इंगेजमेंट है और हम उस पर बात कर रहे हैं, और साथ साथ ये भी कहा कि हम तो अपने मकसद में कामयाब हो चुके हैं। हमने एक रेजीम की जो टॉप टीयर थी, एक हमने उसको ख़त्म कर दिया। उसके बाद जो दूसरी लेयर थी, दूसरा रिजीम आया, हमने उसका आधे से ज्यादा खत्म हो चुका है। और इस वक्त जो हम जिन लोगों से बात कर रहे हैं उनसे इससे पहले उसका इम्कान ही नहीं था कि ऐसे लोग हमें मिल जाते जिनसे हम बात कर सकते हैं। ये प्रेसिडेंट ट्रंप ही जानते हैं। ईरान अलबत्ता इवन इस्लामाबाद के जो डायलॉग या एफर्ट है उस बारे में भी ईरान से ये कहा गया है कि एक डाउट्स जो है वो वाशिंगटन पे कास्ट होते हैं, क्योंकि ये उसको डॉज टैक्टिक के तौर पे अनफॉर्चुनेटली पिछले 1-2 साल के अंदर मिडिल ईस्ट में मुख्तलिफ मवाकों पे जब एक तरफ डायलॉग हो रहे थे तो दूसरी तरफ इसराइल के अटैक्स नजर आते थे, तो कमोबेश यही टैक्टिक्स इस बार भी अप्लाई होती नजर आती है। तो इस वजह से कंसर्न्स भी हैं कि ये इसको एक डायलॉग को अमेरिका कवर के तौर पे यूज ना कर रहा हो। सो अमेरिका को अपनी क्रेडिबिलिटी एश्योर करनी है,
और ये अश्योर होगी तो फिर पाकिस्तान के लिए, इस्लामाबाद के लिए भी आसानी होगी इसको एडवोकेट बिल्कुल करने ये में। इंपॉर्टेंट बात आपने की। बिल्कुल असद साहब, आपने ये इंपॉर्टेंट बात की कि एक तरफ तो जाहिर है अमेरिका ये चाहता है कि पाकिस्तान अपना किरदार अदा करे जंग के ख़ात्मे के लिए, अपना हुर्मुज़ को खुलवाने के लिए, कॉन्फ्लिक्ट के ख़ात्मे के लिए। लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि मज़ीद 3500 अमरीकी फ़ौजी जो हैं वो खित्ते में पहुँच गए हैं और पोस्टरिंग वो यूँ कर रहा है कि वो बड़ा अटैक करने वाला है। तो जनरल साहब, आपको क्या लगता है कि एक तरफ 3500 अमरीकी फ़ौजियों का पहुँचाया जाना, दूसरी तरफ जंग के ख़ात्मे की कोशिशों को सराहना और पाकिस्तान जैसे ममालिक की कोशिशें जो है उसको अप्रिशिएट करना और रिस्पेक्ट करना कि ये कामयाब होंगी, तो वाज़े तौर पर अमेरिका क्या चाहता है? देखिए असद, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जो भी वॉर है, दिस इज अ पॉलिटिकल एक्टिविटी और उसके अंदर एक इंस्ट्रूमेंट है मिलिट्री का जिसको यूज किया जा रहा है। उसके अंदर डिप्लोमेसी भी मौजूद है, उसके अंदर पॉलिटिक्स भी मौजूद है, उसके अंदर इकोनॉमिक कोरिजन भी मौजूद है। बहुत सारी चीजें मिलके एक वॉर को चलाती है जी। तो जो मिलिट्री इंस्ट्रूमेंट है उसका प्रेशर तो उन्होंने रखना है। ईरान भी तो कह रहा है कि जी अच्छा है, इनके ट्रूप्स आए, हम उनको वी विल उनके ऊपर हम फायर गिरा देंगे और उनको तबाह बर्बाद कर देंगे और प्रोट्रैक्टेड कॉन्फ्लिक्ट में चले जाएंगे। और फिर ईरान अगर वो अपने कार्ड शो कर रहे हैं तो फिर ईरान के भी कार्ड शो हो रहे हैं। आपने हुसीज की भी एक्टिविटीज देख ली है, लेबनान से भी एंगेजमेंट हो रही है, तो वो भी अपने कोवर्टली और ट्रुप चीजों को यूज कर रहे हैं और सामने भी कर रहे हैं। तो ये मिलिट्री प्रेशर्स बिल्ट होते रहते हैं जी। मिलिट्री आती रहती है। अभी उसके कर्क जो आइलैंड है उसके ऊपर जो एम्फीबियस लैंडिंग वो हो ही नहीं सकती। इट इज वेरी डिफिकल्ट, चैलेंजिंग। हाँ, एयर से ड्रॉप करेंगे तो कितनी देर रह सकेंगे। मार्को रूबियो जो है वो बार बार कह रहे हैं कि जी एक ऑप्शन है बट हम उसको नहीं इस्तेमाल करना चाहेंगे। अवर्स है वो बूट्स ऑन ग्राउंड के। अफगानिस्तान की सिचुएशन आपके सामने, अफगानिस्तान में भी जो चैलेंजिंग जगह होती थी वहां पे नेटो भी आपके साथ थी, बहुत सारे ट्रूप्स आपके साथ है। मुझे याद है वो जर्मन जो है ना वो रोते रहते थे जी, सबसे हार्ड सेक्टर तो हमें इशू हुआ है वहां पे, जो वो करते रहते। बट एनीवेज ये मिलिट्री चीजें चलती रहती हैं। इंपॉर्टेंट इज एक है पब्लिक की कंजम्पशन के लिए भी एक डायलॉग सामने बातचीत हो रही है और एक बिहाइंड द सीन भी बहुत सारी चीजें हो रही होती है। इसलिए तो ये डर लगता है कि आप स्पेकुलेशन ज्यादा अटैच ना करें। बट एनीवेज अभी जो मैं जिस तरह असद भी बात कर रहे थे कि जी वो उनको डर है, खौफ है, ईरान भी तो अपना रिस्पांस माउंट कर रहा है जी। जो जो मिलिट्री एक्टिविटी हो रही है, अगर वो टाइम उनको चाहिए और प्रिपरेशन करने का, या उनकी कोई कमियां हो रही हैं डिफेंसिव सिस्टम्स में अमेरिका की और उसकी, तो ईरान भी कैलिब्रेट कर रहा है अपने। अभी भी अटैक तो कर रहे हैं अगर वो सीज फायर की उस तरफ वायलेशंस हो रही है। क्रिटिकल थिंग इज कि ये देखें, इस वॉर को हमने एक लॉजिकल एंड से पहले मतलब एक आप दोनों जो है अपने ऑब्जेक्टिव्स हासिल नहीं कर सकते। ना अमेरिका खत्म हो सकता है, ना ईरान खत्म हो सकता है, ना ये रियलिटी चेंज हो सकती है। क्योस हो सकता है, क्योटिक चीजें हो सकती है, बट जो पूरा दुनिया इंपैक्ट हो रही है उसके ऊपर बड़ी जरूरी है हमारी नजर रखना कि आप उसकी तरफ जा रहे हैं कि नहीं जा रहे। तो ये फोर्सेस आती रहेंगी, जाती रहेंगी। अगर आप ये कहेंगे जी वो बहुत ही पॉजिटिव जेस्चर्स अभी शो करने शुरू कर देंगे तो फिर वो वॉर खत्म ही कर दें, कह दे जी आज हम नेगोशिएशंस कर लेते हैं, हम ये चीजें कंसीड कर लेते हैं। तो वॉर की कैलिब्रेशन इसी तरीके से होती है, सिस्टमेटिकली। ये अपने एंड की तरफ मिलिट्री इंस्ट्रूमेंट खत्म होता है, डिप्लोमेसी मुकम्मल तौर पर टेक ओवर कर लेती है और उसके बाद चीजों को आगे लेकर। लेकिन हम इसमें ये भी तो जनरल साहब, हम इसमें ये भी तो देख रहे हैं ना कि जंग का साइज भी बड़ा हो रहा है, क्योंकि अब इसमें जो यमनी हौसी हैं वो भी शामिल हो गए हैं। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप, मैं आपको बल्कि सुनवाता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप किस तरह से ईरान को धमकियां दे रहे हैं। और जनरल साहब ने सही कहा कि अब जाहिर है बयान तो वो देंगे, ईरान भी दे रहा है, वो भी दे रहे हैं, बयान तो देंगे। अच्छा, अब जैसे मैंने जिक्र किया कि यमनी हौसी जो हैं वो भी इस जंग में शामिल हो गए हैं। और अब ये जो जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है, इसी तरह से एक बाबल मंदब स्ट्रेट भी है, वो भी एक रास्ता है, ग्लोबल चोक पॉइंट है जो यमन के करीब से गुजरता है। अगर उसको चोक कर दिया जाए तो ऑयल प्राइसेस के ऊपर मजीद इंपैक्ट आ सकता है। यानी 20% सप्लाई अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से होती है तो ऑयल की तकरीबन 12% जो सप्लाई है वो ये जो बाबल मंदब स्ट्रेट है वहां से भी होती है, जिसको यमनी भी चोक कर सकते हैं। तो अगर वो इसे बंद कर देते हैं, चोक कर देते हैं, तो फिर इसका एक इंपैक्ट आएगा। तो क्या जंग का साइज, असद साहब, बड़ा हो रहा है आपके ख्याल में? करेंटली यस, जंग जो है वो फैलती जा रही है और इसका कोई वाज़े हमें कोई दूसरा सिरा जो है वो इस वक्त जी, मेरी आवाज आ रही है? जी,
जंग का इस वक्त बाजार जी के जी दूसरा सिरा नजर कहिए। नहीं आ रहा। अगरचे ये बड़ा ऑप्टिमिज्म है, हम जो इस्लामाबाद से एफर्ट्स देखते हैं, प्रेसिडेंट ट्रम्प भी अगरचे ये कहते हैं कि भाई जल्दी जंग खत्म करो वरना फिर ये होगा, हम मुकम्मल बर्बादी यहाँ पे ला के रख देंगे। पूरे जो आपके इंस्टॉलेशंस हैं, वो भले मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हो या इवन जो आपके लिए बड़ी वाइटल इंस्टॉलेशंस हैं, हम उनको उड़ा के रख देंगे। अल्टीमेटली तो वो ये चाह रहे हैं ना कि जंग किसी एंड पे जाए, क्योंकि इसकी जैसे मैंने पहले कहा कि एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कास्ट दे रहे हैं। लेकिन फौरी तौर पे ये कंसीडरिंग प्रेसिडेंट ट्रम्प्स कैरेक्टर, और जैसे जनरल साहब ने कहा कि दूसरी तरफ भी ज़ाहिर है ईरान या पासदारान इनकलाब वो भी तो कोई ऐसा रिस्ट्रेंट जो है वो शो नहीं कर रहे हैं ना ही कोई ऐसा जेस्चर दे रहे हैं, क्योंकि इस वक्त शायद उनके लिए जेस्चर देना किसी कमजोरी के माने में लिया जा सकता है। तो इसलिए वो भी अपनी जगह पे खड़े हैं। तो जंग डेफिनेटली एस्केलेट हो रही है, और जैसे जैसे ये एस्केलेट होगी इसकी पूरी दुनिया के लिए कास्ट जो है वो बढ़ती जाएगी। क्योंकि देखिए कुदरत का एक निजाम है, वो एक छोटी सी जो आबनाए हुर्मुज़ है उसने अब ये साबित कर दिया कि पूरी दुनिया की मईशत जो है वो उसके गिर्द चलती है और घूमती है। तो जब तक उसका, या तो फिर जैसे प्रेसिडेंट ट्रम्प कहते हैं कि उसका कंट्रोल हम ले लेंगे, हम और ईरान मिल के ले लेंगे, या फिर वो ये चाहते हैं कि रीजन के बाकी ममालिक आगे आए। बेसिकली बात यह है कि जब तक उस रीजन के अंदर दो और बड़ी पावर्स हैं वो प्रॉपरली इंगेज नहीं होती हैं, मुझे नहीं लगता कि ये जंग, क्योंकि ईरान को भी तो गारंटर्स चाहिए होंगे ना। ईरान डेफिनेटली इस वक्त इन हालात में इस्लामाबाद के ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर ट्रस्ट करता है, लेकिन क्या पाकिस्तान प्रेसिडेंट ट्रम्प की कोई गारंटी दे सकता है, या प्रेसिडेंट ट्रम्प की जो भी कमिटमेंट्स हों? तो इसलिए जो बड़े गारंटर्स हैं वो अल्टीमेटली रूस और चाइना, उनको स्टेप इन करना पड़ेगा। अभी तक यहाँ पे स्केप्टिसिज्म है कि पूरी मिलिट्री सपोर्ट जो है वो किसी न किसी तौर पे उनको हासिल है रशिया से भी और चाइना से भी। यही वजह है कि वो एक रेजिस्टेंस 1 महीने से ज्यादा वक्त हो चुका है वो शो कर रहे हैं। लेकिन जब तक ये बड़ी पावर्स अब बीच में नहीं आती, मुझे लगता है कि अमेरिका तो इसमें फंसता जा रहा है। और जैसे प्रेसिडेंट ट्रम्प कहते हैं कि फिर वो ईरान या वो मुल्क ही नहीं रहेगा, अपने नक्शे पे नहीं रहेगा। वो शुरू से कह चुके हैं कि जब खत्म होगी तो शायद ईरान का नक्शा ये ना हो। फिर वो खर्क आइलैंड के ऊपर भी कंट्रोल करने की बात आज भी उन्होंने कही है। तो ये वो सारी चीजें हैं जो ये बताती हैं कि जंग जो है वो एस्केलेट हो रही है, उसका कोई दूसरा सिरा हमारे सामने नहीं है। लेकिन कंसीडरिंग प्रेसिडेंट ट्रम्प कैरेक्टर, ये अगले 1 सेकंड में भी खत्म हो सकती है। अभी तो ऐसी सूरत हाल हो गई है जल साहब, अभी तो ऐसा लग रहा है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुल गई तो अमेरिका इसी को अपनी विक्ट्री डिक्लेयर करके चला जाएगा। हालांकि इस जंग के आगाज से पहले ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुली हुई थी, इस जंग के नतीजे में ये बंद हुई है, और अब ऐसा लग रहा है कि सारी जंग इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खुलवाने के लिए ही हो रही है, यही टारगेट है। और वो अब कह रहे हैं कि अगर ये ना खुली तो पावर हाउसेस, तवानाई की जो तंसीबात हैं उस पर अटैक किया जाएगा, ऑयल वेल्स जो हैं उसके ऊपर अटैक कर दिया जाएगा, यहां तक कि वो जो उनके समंदर में पानी को साफ करने के लिए प्लांट्स लगे हुए हैं उसको भी तबाह कर दिया जाएगा या उसके ऊपर भी अटैक किया जाएगा। तो अब सारी एफर्ट जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुलवाने में लगी हुई है। देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुलवाने में इसलिए असद लगी हुई है कि जो मिलिट्री रिस्पॉन्सेज हैं ईरान के, उसमें और अमेरिका के जो एप्लीकेशन उनमें एसिमेट्री है जी। वो मैचिंग तो नहीं हो सकते ना, वैसी तबाही तो नहीं ईरान फेर सकता जिस तरह इजराइल, या क्योंकि उनका एयर कंट्रोल इज विद अमेरिकन। यूएस वो जिधर जाते हैं बॉम्बिंग कर देते हैं। दे हैव टेकन अराउंड 93,000 टारगेट्स उन्होंने लिए हैं, सिविलियन टारगेट्स। 300-400 के करीब स्कूल्स हैं, कल यूनिवर्सिटीज टारगेट हो गई अनफॉर्चुनेटली। हर चीज वो टारगेट कर रहे हैं। तो ईरान तो रिस्पॉन्ड जरूर कर रहा है डिफरेंट, लेकिन उस तरह का इम्पैक्ट नहीं आ रहा। लेकिन ईरान ने जो चोक किया है हुर्मुज़ को, उसने जो स्ट्रेटेजिक असेंडेंसी कह ले वो दैट इज विद ईरान। ऑपरेशन हो सकता है बहुत आगे हो, और वो किसी से कभी नोशन ऑफ विक्ट्री क्राफ्ट कर सकते हैं, किसी को भी कह सकते हैं। हुर्मुज़ हैज बिकम द सेंटर ऑफ एवरीथिंग, इस वजह से कि उसने इम्पैक्ट सब, उस चोकिंग ने स्ट्रेटेजिक बढ़तरी दिलाई है ईरान को एज ऑफ नाउ। अब वो कब तक बंद रहता है, खुलता है, अब उसका प्राइड भी उसी में फंस गया। दूसरा एक चीज में देखिए, हम बहुत बात कर रहे हैं जी गारंटी कौन देगा ट्रम्प की, और वो ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। जिस तरह से अभी बात कर रही थी नगमाना साहिबा, और वो कह रही थी कि एक ऐसी सिचुएशन आ सकती है जहां पर मुस्लिम ममालिक आपस में लड़ सकते हैं, और अमेरिका की ये कोशिश है। सऊदी अरब और ईरान के हवाले से इस तरह के खदशात पहले भी जाहिर किए जा रहे हैं। जनरल साहब, ये बताइए कि क्या ऐसी सूरत हाल का सामना पाकिस्तान को करना पड़ सकता है कि जहां पर उसे एक वाज़ेह पोजीशन लेना पड़े कि वो किसके साथ खड़ा है और किसके साथ नहीं? देखिए, मैं विद ऑल माई रिस्पेक्ट,
मैं नहीं समझता कि अमेरिका चाह रहा है। इजराइल की ये ख्वाहिश जरूर हो सकती है कि ये मुसलमान आपस में लड़ पड़े। और अमेरिका का तो देखिए, अमेरिका कहते हैं कि मिलिट्री कॉम्प्लेक्स है जी, जितने झगड़े होंगे उसने अपने उसको थ्राइव करनी है चीजें। लेकिन अभी इस वक्त अमेरिका ग्रेस जो है ना वो स्टेक पे हुई है। नेटो ने उसको अबंडन किया है। उसको घर से प्रेशर है, उसको हर तरफ से। अभी देख रहे हैं जो भी कमेंट्री कर रहे हैं एनालिस्ट, वो वी आर टॉकिंग अबाउट दी ईरान 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 एंड ईरान उसकी नर्व्स पे सवार हुआ हुआ है। ऑफ कोर्स बाकी गल्फ कंट्रीज भी इतने वो बच्चे तो है नहीं कि वो देख नहीं रहे। यूएई फर्ज करे वहां से रिस्पांस जनरेट करता है तो वी कैन अंडरस्टैंड कि यूएई के साथ क्या होगा, या कोई और फॉर दैट मैटर मुल्क वहां से रिस्पांस जनरेट करेगा तो उसका रिस्पांस भी आएगा ईरान से। अब वो हर कौम की अपनी एक हैयत होती है, एक अपनी नेचर होती है, एक कल्चर होता है टू टेक द पेन। दिस वॉर इज अबाउट, दीज वॉर्स आर अबाउट पेन्स। ये कोई मिलिट्री यहाँ बॉर्डर पे तो लड़ रही नहीं, ना वर्ल्ड वॉर है कि जी थिएटर में लड़ाई हो रही है, ना पुराना इंडिया पाकिस्तान वाली जंगे। अब तो ये नए, एवरी सिटीजन इज दी सोल्जर जी। वो सोल्जर्स हो सकते हैं ज्यादा महफूज हो जो बॉर्डर पे इस वक्त बैठा होगा सन्नाए के डेजर्ट में, एज कंपेयर टू जो कैपिटल में बैठा हुआ या किसी मिलिट्री इंस्टॉलेशन या इंस्टॉलेशन के। कहने का मकसद ये है कि हर मुल्क जो है अपना बैलेंस, अपना कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हैं, उसमें एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस देखते हैं और उसके बाद एक स्ट्रेटेजी करते हैं। पाकिस्तान का जहां तक आपने असद सवाल किया कि पाकिस्तान के लिए सिचुएशन हो, देखिए पाकिस्तान बड़े सिंसियरिटी और लॉयल्टी के साथ इस एक रोल को अदा कर रहा है, जो मीडिएशन से पहले। अभी तो फैसिलिटेशंस हैं, मीडिएशन की तरफ अभी देखते हैं कि जाता है या नहीं जाता। तो बड़ी, और ईरान को भी पाकिस्तान की सेंसिटिविटीज को समझना होगा और समझ रहे हैं, वो जानते हैं। इसलिए ये जो रिस्ट्रेंट आ रहा है सऊदी अरेबिया से या जो भी देखे ना, कोई भी मुल्क अपने एक कास्ट वॉर है क्या, ईदर टू मेंटेन डेटरेंस, और अगर डेटरेंस लूज हो जाए तो रीगेन डेटरेंस। अगर ईरान जब मार रहा है, मिसाइल मार रहा है गल्फ कंट्रीज के ऊपर, तो वॉर के कॉन्टेक्स्ट में, तो स्ट्रेटजी के कॉन्टेक्स्ट में, तो उनको भी वापस कास्ट क्रिएट करनी चाहिए ईरान की कि अगली दफा ये सोचे ही नहीं कि वो उसने फायर करना है, वो आगे से रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे। इसका मतलब है कि वॉर में उस तरह आए नहीं है वो डेटरेंस। वो इसलिए कि वो समझ रहे हैं कि मैं भी इसमें शामिल हो गया तो वो अज़ाइम पूरे होंगे इजराइल के और मुझे नुकसान भी होगा, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। तो ये फ्रेंड्स या वो ये बीच में समझ रोल रहे हैं अदा कि कर भाई रहे ये थे। अटैक जो है वो हम पे नहीं हो रहा, ये तो अमेरिका की इंस्टॉलेशंस पे हो रहा है और अमेरिका ही इसको जवाब दे रहा है, तो हमें इसमें कूदने की जरूरत नहीं है। देखिए वो जो भी समझ रहे हैं वो अपना रिस्पांस कैलिब्रेट कर रहे हैं, वो उसको उस लेवल पे नहीं ले जाना चाहते जहां पे उनको और ज्यादा नुकसान हो। इसका ये मतलब भी नहीं है कि वो खौफ से बैठे हुए हैं। हो सकता है एक रेड लाइन जब क्रॉस हो, या उनकी जो एक वो समझे कि नहीं यार ये तो रोज का एक वो मामूल बन जाएगा, या एक एक चीज एम्बेरसमेंट हो रही है, हमारा सिक्योरिटी आर्किटेक्चर वो इसकी इजाजत है, तो हो सकता है रिस्पॉन्ड भी करते। ये जो चीजें हैं, हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, मजहबी पॉइंट ऑफ व्यू से, उम्मा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत चीजें देखते हैं, लेकिन कंट्रीज जो है वो रियल पॉलिटिक्स में, नगमाना साहबा बेहतर कमेंट करेंगी, वो रियलिटी के ऊपर बेस्ड होती है जी। ये कोई इमोशनल वो चीजें नहीं होती। वो उनको अगर एग्जिस्टेंशियल थ्रेट अपना लगेगा तो वो उसमें रिस्पॉन्ड भी कर दे। या इराक ईरान की भी जंग होती रही है, यहाँ पे मुस्लिम कंट्रीज भी की भी जंग होती रही है, आपस में लड़ते रहे। अभी आप अपना कॉन्टेक्स्ट देख ले, अफगानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट। बट हैविंग सेड दैट, पाकिस्तान की जो मैं बात हम कर रहे थे कि वो ईरान को, पाकिस्तान की सेंसिटिविटीज को भी देखना है। पाकिस्तान ने बड़ा प्रिंसिपल स्टांस लिया है जी, दोनों चीजों को कंडेम किया है, ईरान के अटैक को गल्फ के ऊपर और अमेरिका के अटैक को ईरान के ऊपर। और ये भी पाकिस्तान ने बता दिया कि हमारे एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, फिर हमें एक जगह पे अपना रोल अदा करना पड़ेगा, और फिर पाकिस्तान अपना इंटरेस्ट पहले देखेगा और उस वक्त प्रायोरिटी सेट करेगा। ये नहीं हो सकता कि पाकिस्तान अपना इंटरेस्ट छोड़ दे कि जी हम तो मीडिएटर थे तो हम अपना नुकसान करवा ले। पाकिस्तान अपने जो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है, उसको सामने रखकर फिर डिसीजन करेगा, और अल्लाह ना करे कि ऐसी कोई स्टेज आए। और ईरान को भी इस चीज का अंदाजा है, वरना भी जो मिस इन्फॉर्मेशन डिसइंफॉर्मेशन पाकिस्तान के बारे में फैलाई गई थी इंडियन और अफगानी अकाउंट से, तो उस पर कोई ना कोई रिएक्शन आता है, लेकिन वो बजाय अगले दिन 20 जहाजों की उन्होंने आपको परमिशन दे दी। इसका मतलब दे आर ट्रस्टिंग यू। और अच्छे फ्रेंड्स यही होते हैं डिप्लोमेसी में भी, आप नगवाना साहब बैठी हैं, कि वो अब अगलों की सेंसिटिविटीज का ख्याल रखते हैं। और आई एम श्योर कि पाकिस्तान की सेंसिटिविटीज का ईरान ख्याल रखेगा। उसने इसी जगह पे रहना है, पाकिस्तान उसका नेबर है, और पाकिस्तान जैसे स्ट्रेटेजिक फ्रेंड को अब वो इतने जल्दी लूज नहीं करेगा जितने जल्दी समझा जा रहा है कि वो इसको लूज बिल्कुल सही है। अब हम चूंकि ऑप्शंस पे बात कर रहे हैं, तो जहां साहब मैं अगर मैं नगमाना साहबा, ये जो सूरत हाल अब हमारे सामने है,
इसमें एक वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट आई है कि अमेरिका ऑपरेशन के ज़रिए से 1000 पाउंड वज़नी जो अफजुदा यूरेनियम है उसको निकालने पर गौर कर सकता है या कर रहा है, और जाहिर है इसके लिए बूट्स ऑन ग्राउंड होंगे, यानी महदूद पैमाने पर वो ज़मीन पर उतरेंगे। इसके खदशात आपको कितने दिखाई दे रहे हैं, और अगर ऐसा होता है तो फिर तो ये एक तवील जंग में कन्वर्ट नहीं हो जाएगी? देखिए, जहां तक मेरा ख्याल है, ये कुछ बातें तो ट्रंप साहब ब्रिंकमैनशिप के लिए भी कर रहे हैं, क्योंकि ये मैं नहीं समझती कि अमेरिका के जो स्ट्रेटेजिस्ट हैं और उनके जो आर्मी के और डिफेंस फोर्सेस के लोग हैं, वो इन चीजों को नहीं समझते कि ये ईरान पे फोर्सेस उतारना इज अ वेरी डिफिकल्ट प्रोपोजिशन। एक तो बड़ा बहुत है, उनकी ज्योग्राफी बहुत ज्यादा डिफरेंट है, और वो बहुत सालों से बैटल हार्डन्ड है और उन्हें इन चीजों से डील करना आता है। सो इट कुड बी अ ट्रैप, और ये नहीं होगा कि वो जाएंगे और वो वहां पे 5000 10,000 लोग उतारेंगे और वो यूरेनियम निकाल के और वो अली बाबा 40 चोरों की तरह थैली उठा के ले जाएंगे। आई डोंट थिंक इट्स दैट इजी। तो ये तो फिर बात 5,000 10,000 ट्रूप्स तक तो नहीं रुकेगी अगर उन्होंने इस तरह की अहमकाना हरकत करने की कोशिश की। तो वो तो फिर उन्हें टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ट्रूप्स को उतारना पड़ेगा। तो फिर आप बात क्या कर रहे हैं? आप गुरिल्ला वॉरफेयर की बात कर रहे हैं। वो किसी ने एक दिन बहुत अच्छा कमेंट किया था इसी बात पे कि ईरान में चाहे उतार भी देंगे, निकलेंगे कैसे वहां से? उनकी ज्योग्राफी जो है, ईरान इतना प्रोटेक्टेड है बिकॉज ऑफ इट्स माउंटेन रेंजेस, वो वहां से चीजें निकालना इट्स नॉट दैट इजी। और ऑलरेडी देखें, रशिया ने कहा था कि अगर ट्रूप्स ऑन ग्राउंड होंगे तो वो हमारी रेड लाइन है। और आई एम श्योर के पीछे से ईरान, चीन, सबकी एक बैक चैनल डिप्लोमेसी और कंसल्टेशंस चल रही होंगी। सो आई होप कि इस किस्म की डेस्परेशन में ट्रंप साहब कोई हरकत ना करें, क्योंकि वो फिर बहुत डेंजरस सिचुएशन में बात चली जाएगी। लेकिन उसका, आई एम नॉट अ मिलिट्री पर्सन, बट लगता ऐसे है कि वो फिर इनका एक और वियतनाम और इराक और अफगानिस्तान सब मिला के जो उनको डिफीट्स हुई है, उनको फिर शायद सबसे ज्यादा लॉन्ग टर्म वॉर में घुसना पड़े और ह्यूमिलिएशन का सामना करना। इसके दो पहलू है ना नगवाना साहब। एक तो ये कि आपने जैसे कि कहा कि यू आर नॉट अ मिलिट्री पर्सन, अगर आप इजाजत दें तो मैं इस पर इसका जो जाहिर है एक सियासी पहलू है ना, कि एक पॉलिटिकली डिसीजन लेना है कि उन्हें उतरना चाहिए या नहीं उतरना चाहिए। और दूसरा क्या कि वो ये डिसीजन उनको लेना चाहिए, राइट। और जनरल साहब, क्या आपके ख्याल में मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से ईरान की रेजिलियंस को अब तक देखते हुए क्या प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड ये मुमकिन है कि वो ये चाहें, अगर ये फैसला कर भी लेते हैं कि हाँ ठीक है हमें ऑन ग्राउंड जाना चाहिए, सिर्फ इसलिए कि हम वहाँ पे जाके जो यूरेनियम अफजुदा हो चुकी है उसको उठा के ले आएं, क्या मिलिटरीली ये मुमकिन है आपके ख्याल में? देखिए जी, मिलिट्री के बीच पे ऑल कंटीजेंसीज पे काम किया जाता है, कंटीजेंसीज बनाई जाती है, डिफरेंट सिनारियोज होते हैं, वो बिल्ड किए जाते हैं और उसके ऊपर एक्शंस किए जाते हैं। फिर आप जो आपका टास्क होता है या जिस तरह का आप काम करना चाहते हैं, आप उस तरह की सबसे पहले तो रिसोर्स करते हैं अपनी मिलिट्री को कि मैंने वैसे ये वाली मेरी फौज है, ये इस तरीके से इस्तेमाल होगी, और उसके लिए आपको कुछ कंडीशंस मीट करनी होती हैं। छोटा सा ब्रेक मुझे लेना है, मैं ब्रेक के बाद वापस आता हूं तो डॉक्टर राशिद नकवी साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे होंगे। मैं एक छोटा सा ब्रेक लेकर, और ये जो सवाल था एनपीटी वाला मैं जनरल साहब के सामने भी रखूंगा। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर राशिद नकवी साहब मुझे तेहरान से ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, खुशामदीद। डॉक्टर साहब, बहुत सारी धमकियाँ अमेरिका वक्तन फ़वक्तन दे रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ना खोली गई तो जो पावर स्टेशंस हैं या तवानाई की तनसीबात हैं उसके ऊपर अटैक कर दिया जाएगा, ऑयल वेल्स को अटैक किया जाएगा, फिर ये कि बूट ऑन ग्राउंड्स हो सकते हैं जाके वहाँ पर यूरेनियम जो है उसको कलेक्ट करने के लिए।
तेहरान इन धमकियों को कैसे देख रहा है, उसका रिस्पॉन्स क्या है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ट्रंप साहब की तो पहली धमकी ये थी कि रजीम चेंज हो जाएगी 48 घंटे के अंदर। फिर उनकी ये भी धमकी थी कि हम ईरान को कई हिस्सों में तकसीम कर देंगे। फिर उनकी ये धमकी थी कि इर्द गिर्द से जो है वो मुख्तलिफ जो एंटी ईरान एंटी रेवोल्यूशन जो ग्रुप्स हैं मुख्तलिफ ममालिक में वो अंदर आ जाएंगे। फिर उनकी ये भी धमकी थी कि जो मुल्क के अंदर मौजूद हैं वो आएंगे, हुकूमत पे कब्जा कर लेंगे। तो ये धमकियां और ये स्टिक एंड कैरेट वाली पॉलिसी तो डोनाल्ड ट्रंप की कोई आज की नहीं है। और उनकी शख्सियत के बारे में आपको बाज़ किताबों के हवाले भी मौजूद हैं और बहुत सारे एक्सपर्ट्स और जो थिंक टैंक्स हैं वो भी कहते हैं एक नफ्सियाती मरीज है कि जिसका वास्ता पड़ गया है एक सुपर पावर को। और सुपर पावर इस वक्त जो है अपना सब कुछ, अपनी साख, अपना जैसे आप कहें कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर और नर्म जंग, हार्ड जंग, सब कुछ जिसे कहते हैं वो इस वक्त दाव पे लगा हुआ है। और ऐसे शख्स और उसके साथ अगर एक और जंगजू और जनूनी और बच्चों की कातिल हुकूमत का सरबराह नेतन्याहू भी जब मिल जाए, तो जब ये दोनों मिलेंगे, ये दो दीवाने जब मिलेंगे तो दुनिया का क्या हश्र होगा। ईरानी अवाम तो इसी अंदाज से उनके बारे में सोच रही है और यकीनन मैं समझता हूँ कि ये पूरी दुनिया के लिए और एक मैं कहता हूँ कि हिस्ट्री के लिए एक बड़ा ही खतरनाक मोड़ है कि जिस वक्त इस वक्त दुनिया जिससे दो चार है और इनकी धमकियां जारी हैं। और अभी देखें क्या इन्होंने अभी तक नहीं किया, क्या नई चीज क्या होगी इसमें जो वो चीजें कह रहे हैं। इन्होंने ये सारी की चीजें तो कर चुके हैं यहाँ पे, इन्होंने ये सारे हमले किए हैं, हर तरह की इस तरह की बातें की हुई हैं यहाँ पे। स्कूल के बच्चों तक को तो उन्होंने नहीं छोड़ा, इन्होंने अस्पताल नहीं छोड़े, लाला अमर की बिल्डिंग्स नहीं छोड़ी, रिहायशी इलाके 93,400 इस वक्त जो है ना रिहायशी इलाके जो है वो पूरी तरह डैमेज। हाँ। लेकिन ये है कि ईरान तो देखें, ईरान जो जंग लड़ रहे हैं, ईरान इस जंग की तैयारी की हुई है, वो एक लंबी जंग के लिए तैयार हैं। और ये ईरान के मुखालिफिन को, दुश्मनों को इसका अंदाजा नहीं था कि अज़्म और इरादा हो, कौम का मुराल अप हो और बिल्कुल सही है डॉक्टर साहब, इस पर तो बहुत बात हो रही है कि ये मिस हो सकता है कि इसको टोटली मिसकैलकुलेट किया है। बिल्कुल, मैं अगर आप इजाज़त दें तो मैं जो एक हम सवाल कर रहे थे एनपीटी के हवाले से, मैं जनरल साहब के सामने सवाल रखना चाहता हूँ। जनरल साहब, आपके ख्याल में क्या ईरान इस ऑप्शन को यूज़ कर सकता है कि वो एनपीटी से बाहर आ जाए? देखिए, उन्होंने इस कार्ड को शो तो किया है कि जी हम इससे एनपीटी से बाहर आएंगे। वो बहुत डिसअपॉइंटेड थे कि हम बकौल उनके पॉइंट ऑफ व्यू से तो देवर फॉलोइंग दी रिजीम जो भी था। फिर जेसीपीयू का उनका हुआ, फिर जो पिछला अटैक हुआ 12 डेज वॉर थी, उससे पहले जो आईई का एक रोल रहा है वो देर डिसअपॉइंटिंग विद दैट, और वो शर्मनाक रोल था, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। अब भी वो बहुत सारी चीजें कंप्रोमाइज देखे ना, अभी इस वॉर से पहले ऑलमोस्ट वो जीरो एनरिचमेंट पे चले गए थे। अगर ओमान के आपको फॉरेन मिनिस्टर की वो स्पीच याद होगी जो उन्होंने की, नॉट स्पीच बट उन्होंने जो बयान दिया था, तो वो ऑलमोस्ट काफी चीजों पे कंप्रोमाइज कर रहे थे। तो वो ब्रूज्ड है और उसके अलावा वो अपने एक ऑप्शन सामने पे रखना चाहते हैं कि जी ठीक है, फिर हम अपने आप को बाउंड्री रखेंगे। बट आई विल एग्री विद नगमाना साहिबा कि वो अपने आप को जो मॉरल एसेडेंसी है वो दुनिया को यही शो करना चाहेगा कि वी आर अ रिस्पॉन्सिबल कंट्री, वरना तो वो चीजें फिर ऑथेंटिकेट हो जाएंगी जो उन पे इल्जाम लगाए जाते हैं कि ये इररिस्पॉन्सिबल कंट्री और इनके पास अगर न्यूक आ गया तो ये कुछ भी कर सकते हैं। तो वो एक फ्रेमवर्क के अंदर रह के अपनी डेटरेंस को रखना चाहेंगे, मेंटेन भी रखना चाहेंगे और आगे उन्होंने कौम को लेकर चलना भी होगा। तो आई डोंट थिंक सो कि वो ऐसी कोई हरकत करेंगे जिससे उनका ये जो लार्जर इमेज है ये डैमेज हो जाए। बट एनीवेज, एक चीज याद रखिए असद, दोनों तरफ अनफॉर्चुनेटली एक इररेशनल थिंकिंग एप्लीकेशन ऑफ वॉर हो गई जो नोबडी कुड थिंक। अब अगर इस सिमेट्री देखें तो ईरान जिस तरह का रिस्पॉन्सेज जनरेट कर रहा है, नो सेन माइंड विल से कि यार ये इतना रिस्क अपने साथ ले सकते हैं, अटैच कर सकते हैं। कॉन्फिडेंस भी नजर आ रहा है और वॉर के अंदर कभी कभी कौमें जो होती है वो ब्लफ भी खेल रही होती हैं जी, और काफी ब्लफ चल रहा होता है। वो अभी कॉल कौन करेगा, कैसे करेगा, वो आहिस्ता आहिस्ता अनवाइंड होगी, चीजें निकलेंगी। और आप कभी कभी मुझे सिर्फ डर इस चीज का है, सिर्फ डर इस चीज का है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप ही इज नॉट दैट ऑर्डिनरी माइंड, हम उसको कह देते हैं कि वो जो भी है 2 दफा प्रेसिडेंट बना है, इज नॉट एन ऑर्डिनरी माइंड। और सिस्टम ठीक है, वो अपनी जात को लेकर चल रहे हैं, लेकिन इतनी भी जात नहीं है, एक अमेरिकन एप्लीकेशन है, देयर इज लॉट मेनी थिंग्स टू अटैच। अगर मैं चाहूंगा कि जी
जी आप ठीक मुझे है, बिल्कुल सही। आप मुझे जैसा मैं मौका वक्त का देंगे, मैं चाहूँगा लास्ट कमेंट ज़रा नगमाना जी, मैं डॉक्टर साहब आता हूँ आपके पास। नगमाना साहब ज़रा मुझे ये बता दीजिएगा कि मैं अभी हम शुरू में जहाँ से प्रोग्राम का आगाज़ किया था वो ये था कि जो पाकिस्तान ने होस्ट किया है कल वज़ीर ख़ारजा के इजलास को, और पाकिस्तान सिफारती सतह पर जो कोशिशें कर रहा है कि कोई रास्ता निकाला जाए, मैं चाहूँगा कि आपकी राय भी इसके ऊपर आ जाए। जी देखिए, पाकिस्तान ने अगर आप उसकी हिस्ट्री देखें तो बड़ी अनफॉर्चुनेट सी बात है कि ज़्यादातर पिछले बहुत अरसे से पाकिस्तान पाकिस्तान के मुतालिक जो हेडलाइंस होती हैं बड़ी नेगेटिव होती हैं, लेकिन उन सारी नेगेटिव हेडलाइंस के नीचे एक स्ट्रॉन्ग थ्रेड है पाकिस्तान का, जो पीस मेकिंग का है, जो मीडिएशन का है, जो फैसिलिटेशन का है, और सारी दुनिया उसको रिकग्नाइज करती है। बहुत तहाशा एग्जाम्पल्स हैं चीन और अमेरिका के ताल्लुकात को सीधे रास्ते पे लाने का तो एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, यमन का है, और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं इसके पहले भी। और अब तो ख़ास तौर पे पाकिस्तान एक बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, क्योंकि इट्स वन ऑफ द 5 मिडल पावर्स ऑफ दिस रीजन। और ख़ास तौर पे पिछले साल जो हमारा 4-डे कॉन्फ्लिक्ट हुआ इंडिया के साथ, उस पर हमने भरपूर तरीके से ये लोगों को बावर करवा दिया है कि हम एक स्ट्रॉन्ग रेजिलिएंट कौम हैं, हम एक यूनाइटेड कौम हैं, हमारे यहाँ पॉलिटिकल सिस्टम और बहुत स्ट्रॉन्ग है, और हमारे यहाँ मिलिट्री बहुत स्ट्रॉन्ग है, प्रोफेशनल कैपेबिलिटीज बहुत ज़्यादा है, और बहुत सारी मिथ्स इंडिया के बारे में जो थी वो हमने बस्ट कर दी है। तो इस वक्त पाकिस्तान एक वो वाहिद मुल्क बन के सामने आया है जिस पे तमाम फरीकैन का बहुत एतमाद भी है और ट्रस्ट भी है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। कि हमारी कोशिश तो पाकिस्तान अपनी सफारती कोशिशें जो है वो बिल्कुल सही है, जबरदस्त तरीके से वो अपने कार्ड्स खेल रहा है। जी डॉक्टर साहब, लास्ट शार्प कमेंट प्लीज। जी देखिए, मैं एनपीटी के उन्वान से बस एक दो जुमले अर्ज करता चलूं कि एनपीटी दुनिया का कोई भी जो आलमी मुआहदा होता है उसमें कुछ जिम्मेदारियां होती हैं और उसके नतीजे में कुछ हकूक भी हासिल होते हैं, लेकिन बदकिस्मती ये है कि एनपीटी के उन्वान से जितनी जिम्मेदारियां बनती हैं वो तो ईरान के ऊपर लाद दी जाती हैं और बड़ी सख्ती से उन पर अमल दरामद की बात की जाती है, लेकिन उसकी रोशनी में जो हकूक मिलते हैं, जो इनका हक बनता है, उसके लिए कोई भी आवाज नहीं उठाता। लिहाजा एनपीटी से जो निकलने की बातें हैं वो इसलिए हैं भी अगर हमारे ऊपर जिम्मेदारी है तो फिर हमें हकूक भी तो कुछ दिए जाएं, जिस पे कोई नहीं बोल रहा है इस वक्त। दूसरी जो बात अब पाकिस्तान के उन्वान से क्या कह रहे हैं, तो मैं तो एज पाकिस्तानी मुझे तो बहुत खुशी होती है जब यहाँ पे मुख्तलिफ लोगों से हम मिलते हैं। ये भी पाकिस्तान बहुत ही मुस्बत रोल प्ले कर रहा है। 12 रोजा जंग के अंदर भी पाकिस्तान का रोल बहुत ही अच्छा था, अब भी अमूमी तौर पे अच्छा तासुर है, लेकिन एक सवाल जरूर उठता है कि देखिए, मुज़ाकरात की मेज पर बिठाना और बात है, मुआहदा कर लेना और बात है, उस पे अमल दरामद असल बात वो है। आपने अमल दरामद असल बात है, बिल्कुल ठीक है। मैं वक्त खत्म हो गया, बहुत शुक्रिया डॉक्टर राशिद नकवी साहब, नगमाना हाशमी साहबा और जनरल जाहिद महमूद साहब प्रोग्राम में शिरकत करने का बहुत शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।